नमस्कार दोस्तों, IS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम करंट अफेयर्स एनालिसिस में बात करेंगे मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा पर। मातृभाषा में मतलब जो हमारी जननी भाषा है, जो हम पैदा होने के बाद बोलना शुरू करते हैं, मतलब जो हम अपने गांव समाज से जिस भाषा को प्राप्त करते हैं, इसे मातृभाषा कहते हैं। तो हम अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा पर बात करेंगे। टेक्नोलॉजी की शिक्षा जो है मातृभाषा, जैसे हम लोग की भाषा मातृभाषा हिंदी है, गुजरातियों का गुजराती है, वहाँ महाराष्ट्र में मराठी है, कहीं का तमिल, कहीं का तेलुगु, कहीं का बंगाली। तो जहाँ जहाँ की मातृभाषा जैसी है उसी भाषा में तकनीकी शिक्षा पर बात करेंगे। तो मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा चर्चा में क्यों है, शुरुआत करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो निशंक जी ने छात्रों को अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु एक टास्क फोर्स कार्यदल का गठन किया है, जिससे टेक्नोलॉजी को अपनी मातृभाषा में प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। इसका कार्यदल क्या है, मतलब टास्क फोर्स का गठन कैसे किया गया है, इसकी संरचना क्या है। इसकी अध्यक्षता जो है उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे कर रहे हैं। जो टास्क फोर्स बना है इसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष अमित खरे जी हैं। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में छात्र अपनी मातृभाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून आदि में आगे बढ़ सकें को प्राप्त करना है। हमारे प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं ये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे LLB, MBBS, IITs, इन सब की पढ़ाई अपने स्थानीय भाषा में, अपनी मातृभाषा में प्राप्त कर सकें। अभी तक इन चीज़ों को मुख्यतः इंग्लिश में ज़्यादा अध्ययन किया जाता था। ज़्यादा क्या, आधिकारिक रूप से इंग्लिश में ही इसका अध्ययन किया जाता था। आप LLB कर रहे हैं, ये भी इंग्लिश में है, IIT भी इंग्लिश में है, MBBS भी इंग्लिश में है। तो इन सभी पाठ्यक्रमों को अब जैसे हिंदी में, गुजराती में, मराठी में करने की बात की जा रही है, जिससे स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकें और पढ़ सकें। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का हिस्सा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है, जो कक्षा 8 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने और पाठ्यक्रम को एक ऐसी भाषा में तैयार करने पर केंद्रित है कि वह छात्र के लिए आसान हो। अब इसका कार्य क्या है, टास्क फोर्स है, इसका कार्य क्या है। यह विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों के ध्यान में रखेगा और 1 माह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। टास्क फोर्स 1 माह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के क्या कारण हैं। अब बात करते हैं कारण का भी, कि क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा क्यों प्रदान की जानी चाहिए। इससे रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि मानव मस्तिष्क उस भाषा में आसानी से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है जिसमें वह बचपन में सोच विचार का आदी होता है। मतलब जो लगातार सुनने में रहता है, हमेशा सुनता रहता है, हमेशा बोलता रहता है, उस भाषा को वह आसानी से समझ सकता है, आसानी से कैप्चर कर सकता है। जब छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में समझाया जाता है, विशेषकर मातृभाषा में, तो वो विचारों की अभिव्यक्ति या उसे सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। जब स्टूडेंट्स को उनके स्थानीय भाषा में समझाया जाता है तो वो आसानी से पकड़ लेते हैं। जैसे अब ये अंग्रेजी में समझावा तो कम समझ में आवत है, जो न सुनत रहा थे, जो बोला करत हैं, अगर उनमें समझावा बहुत आसानी से समझ लेते हैं। कई देशों द्वारा अभ्यासरत यह जो टास्क फोर्स का कार्यक्रम है, यह कई देशों द्वारा शुरू किया जा चुका है। मतलब प्रैक्टिस में है कई देशों में, वहाँ की स्थानीय भाषाओं में कन्वर्ट करने के लिए। विश्व के कई देशों में कक्षाओं में शिक्षण कार्य विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाता है, चाहे वह फ्रांस, जर्मनी, रूस या चीन जैसे देश हों, जहाँ 300 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं। सामान्य तौर पर विश्व के बड़े देशों में वहाँ की स्थानीय भाषाओं में MBBS, LLB और IITs और कोर्सेज, जितने भी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं या व्यावसायिक कोर्सेज हैं, ये वहाँ की स्थानीय भाषा में किए जा रहे हैं। जैसे फ्रेंच में भी किए जा रहे हैं, जर्मन में किए जा रहे हैं, रशियन में किए जा रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से इंग्लिश थी, लेकिन अब वहाँ पर जहाँ पर 300 से अधिक भाषाएं हैं, 300 से अधिक बोलियां हैं, वहाँ पर भी स्थानीय भाषाओं में ये सब किए जा रहे हैं। कौन कौन से देश हैं वो, फ्रांस, जर्मनी, रूस या चीन, इन जैसे देशों में स्थानीय भाषाओं या क्षेत्रीय या मातृभाषा में अध्ययन किया जा रहा है टेक्नोलॉजीज का। इसका मकसद क्या है, समावेशी बनाना। यह सामाजिक समावेशिता, साक्षरता दर में सुधार, गरीबी में कमी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में मदद करेगा। क्या करेगा, यह समावेशी बनाएगा और साक्षरता दर में सुधार करेगा, गरीबी में कमी करेगा
और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में मदद करेगा। समावेशी विकास के लिए भाषा एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है। मौजूदा भाषाई बाधाओं को हटाने में समावेशी शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं मुद्दे पर। क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को ऑडियो ट्रांसलेशन टूल से तकनीकी सहायता के अलावा अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों और क्षेत्रीय भाषाओं में संदर्भ सामग्री के साथ साथ शाब्दिक माध्यम में कुशल होने की आवश्यकता होगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि स्थानीय भाषाओं में कौन पढ़ाएगा भाई। मतलब प्रधानमंत्री का सोचना है कि उनका उद्देश्य है कि सभी लोग टेक्नोलॉजीज़ को, आईआईटी, एमबीबीएस, लॉ को वहाँ के स्थानीय भाषा में पढ़ें सभी स्टूडेंट्स। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उनको पढ़ाएगा कौन। भाई सभी लोग इंग्लिश में ही इसका अध्ययन किए हैं। इनको पढ़ाने के लिए जो सबसे बड़े मुद्दे हैं क्या हैं, तो हम इसी पर बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ऑडियो ट्रांसलेशन टूल्स का। मतलब वो अंग्रेजी में बोले लेकिन वहाँ के स्थानीय भाषाओं में कन्वर्ट हो जाए। इसकी सहायता के लिए अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों और क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ सामग्री, मतलब इंग्लिश को वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट किया हुआ बुक और तमाम नोट्स होने चाहिए। और ऐसे भी टीचर होने चाहिए जो इंग्लिश में बोले लेकिन उनका ऑडियो ट्रांसलेशन हो जाए। अब बात करते हैं क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल पर। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक मुख्य पहल है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी CSTT क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने हेतु प्रकाशन अनुदान प्रदान कर रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली विकसित करने के लिए की गई थी। 1961 में कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी CSTT की स्थापना की गई थी क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए। अब बात करते हैं केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज CIIL मैसूर के माध्यम से राष्ट्रीय अनुवाद मिशन NTM का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निर्धारित विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों का 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। जो CIIL है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, यह मैसूर में है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय अनुवाद मिशन NTM का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निर्धारित विभिन्न पाठ्यपुस्तकों को 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा शामिल हैं, मतलब जितने भी मातृभाषा या स्थानीय भाषा शामिल है भारत की 8वीं अनुसूची में, उन सभी भाषाओं में पुस्तकों का लिखा जा रहा है। मतलब सभी पुस्तकें कन्वर्ट की जा रही हैं उसी भाषाओं में। CIIL की स्थापना वर्ष 1969 में शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी। भारत सरकार द्वारा लुप्त प्राय भाषाओं की संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना SPPL का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC देश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्त प्राय भाषाओं हेतु केंद्र की स्थापना से संबंधित योजना के तहत कुल 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो UGC है, देश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने में कार्य करता है। उसको प्रयास करता है कि क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाया जाए। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो भाषाएं लुप्त हो रही हैं, जो बोलियां लुप्त हो रही हैं, उन पर भी अध्ययन का कार्य चल रहा है। और देश में ऐसे कुल 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जहां पर लुप्त प्राय भाषाओं का अध्ययन किया जा रहा है। हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए नमत बसई कार्यक्रम ने राज्य के जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु मातृभाषाओं को अपनाने में सहायता प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। केरल राज्य सरकार ने किस योजना के तहत, नमत बसई की योजना के तहत जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब बात करते हैं इसके वैश्विक प्रयास पर। वर्ष 2018 में चीन के चांगशा शहर में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की यूएलयू घोषणा ने अल्पसंख्यक भाषाओं और विविधता की रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2018 में चीन के चांगशा शहर में, कहाँ पर? चीन के चांगशा शहर में 2018 में चांगशा शहर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की यूएलयू घोषणा प्रोक्लामेशन ने अल्पसंख्यक भाषाओं और विविधता की रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों को मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भाषाएं बहुत कम लोग बोलते हैं और जो लुप्त होने वाली हैं, उन भाषाओं के लिए चांगशा शहर में यूनेस्को ने यूएलयू घोषणा के तहत देशों के सामने मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यह प्रत्येक वर्ष को एक विविध मतलब एक विशेष वर्ष के लिए घोषित करती है। प्रत्येक वर्ष को, जैसे 2018 के लिए किसी को कुछ घोषित किया था, तो 2019 को किसके लिए घोषित किया था? स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रत्येक वर्ष को, हर आने वाले वर्ष मतलब जिस वर्ष में वो चल रहा है उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करती है। तो 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण, उनका समर्थन करना, उन्हें बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं स्थानीय भाषाओं की रक्षा हेतु संवैधानिक और कानूनी अधिकार पर। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यह उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। भाई, भाषाओं को, स्थानीय भाषाओं, मातृभाषाओं और लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षण रखना नैतिक अधिकार ही नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार भी है, संवैधानिक और कानूनी अधिकार भी है। यह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 में बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में या किसी भी भाग में वहाँ के निवासी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार रखते हैं। और अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संसदीय कार्यवाही हेतु हिंदी या अंग्रेजी भाषा के उपयोग को प्रदान करती है, लेकिन साथ ही संसद सदस्यों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करती है। जो अनुच्छेद 120 है, इसमें संसद में अंग्रेजी, जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी और हिंदी। लेकिन यह भी प्रावधान करती है कि कोई भी सांसद, चाहे राज्यसभा सांसद चाहे लोकसभा सांसद, अपने अस्थायी भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं, कोई भी भाषण अपने स्थानीय भाषा में दे सकते हैं। भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। आधिकारिक भाषाओं से भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक, मतलब 9 अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। अनुच्छेद 350 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। इसके मुताबिक प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 350 भी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंध रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करने और इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 351 में, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 351 देता है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में, याद करिए, 8वीं सूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इन 22 भाषाओं में कौन कौन सी हैं? असमिया है, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इन 22 भाषाओं में IIT, IIM, MBBS और लॉ जैसे कोर्सेज कराने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। शिक्षा के अधिकार RTE, राइट ऑफ एजुकेशन अधिनियम 2009 के मुताबिक जहाँ तक संभव हो शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे की राह। दुनिया भर के विभिन्न देशों ने अपनी मातृभाषा को सफलतापूर्वक अंग्रेजी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया है और विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं और विचारकों को तैयार करने में सक्षम हैं। दुनिया भर के कई देश हैं जो सफलतापूर्वक अपनी मातृभाषा को, अपनी स्थानीय भाषाओं को अंग्रेजी के साथ टक्कर देने के लिए खड़ा कर दिया है और विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, विचारकों को तैयार करने में सक्षम है। जैसे फ्रेंच है, पोलिश है, जर्मन है, रसियन है, ये सभी भाषाएं इस समय अंग्रेजी को टक्कर देती हैं और इसके जो वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता और शोधकर्ता हैं, ये सब अपना काम कर रहे हैं। भाषा की बाधा केवल तभी तक रहती है जब तक कि संबंधित भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को उस भाषा में ज्ञान के सृजन हेतु उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। अतः आवश्यक है कि सरकार द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उन भाषाओं में मूल वैज्ञानिक लेखों और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए? स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों को, अखबारों का प्रकाशन करवाना चाहिए, जिससे लोगों में स्थानीय भाषाओं
के अध्ययन में रुचि बढ़े। साथ ही कई अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि यदि बच्चों को छोटी उम्र में ही सिखाया जाए तो वे कई सारी भाषाएं सीख सकते हैं। इस तरह अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को नज़रअंदाज किए बिना ही क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को उच्च स्तरीय ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी एक मातृभाषा नहीं है, बल्कि यह उन भाषाओं में से एक है जो कि बच्चों को विश्व में भागीदार बनने और उनका अनुभव करने में मदद कर सकती है। कई रिसर्चर बताते हैं कि बच्चों को यदि छोटी उम्र में सिखाया जाए तो वो कई सारी भाषाएं सीख सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उन्हें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के साथ साथ अन्य भाषाओं पर भी शिक्षा प्रदान करना चाहिए। और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी ही एकमात्र ऐसी भाषा नहीं है कि जिससे विश्व में बच्चे विश्व में खड़े हो सकें। और सारी भाषाएं हैं जिनके अध्ययन के साथ विश्व में अपनी पहचान बना सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।